अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन। सही है जी। एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने जो प्रोविजन करनी होगी वो प्रोविजन करनी होगी बेस्ड ऑन द टाइम बेस्ड क्राइटेरिया। टाइम बेस्ड क्राइटेरिया का मतलब कितना टाइम हो गया उसको डिफॉल्ट किए हुए, सही है, और उसके बेसिस पे आपने प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। वो टाइम बेस्ड क्राइटेरिया था क्या? वो टाइम बेस्ड क्राइटेरिया ये था कि अगर ओवर ड्यू बाय 90 डेज और मोर है, सही है, मोर कितना, 90 डेज से लेके 180 डेज है। अगर 90 डेज से लेके 180 डेज तक है तो उस केस में आपको कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो एक्रूड मार्कअप होगा उसको सस्पेंड कर देना है आपने, उसको आप पीएनएल में लेके नहीं जा सकते। अगर 180 डेज से 1 ईयर तक हो गया, अगर 180 डेज से लेके 1 ईयर तक हो चुका है, तो इस केस में आपको 25% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। अगर 180 डेज से लेके 1 ईयर तक हो गया है तो इस केस में आपको सब स्टैंडर्ड है 25% करनी पड़ेगी। अगर 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर तक है, 1.5 ईयर तक है तो आपको 50% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। 1.5 ईयर से भी ऊपर जा चुका है तो आपको 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंपनीज कैसे खेलती थी? कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती थी। जब रीस्ट्रक्चरिंग करती थी तो कहती थी, और शुरू में प्रिंसिपल की अमाउंट कम कम रखती थी, और फिर कहती थी देखें वो तो टाइमली पेमेंट कर रहा है तो अब ये सब स्टैंडर्ड नहीं है, अब ये डाउटफुल नहीं है, अब ये लॉस नहीं है। तो यहाँ पे एनबीएफसी रेगुलेशन ने आपको कहा कि दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। जब तक 6 महीने तक वो आपको रीस्ट्रक्चरिंग की पेमेंट्स नहीं कर देता और वो पेमेंट एटलीस्ट 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर ऑफ प्रिंसिपल या मार्कअप नहीं होती, तब तक आप इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, इसकी क्लासिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में हमने सारी चीजों को रिवाइज किया था, एफएससी के बेनिफिट्स को भी देखे थे। आज की क्लास में हमने सवाल करना है समर 2018। सीफैप में ही सवाल आया है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। 29 सितंबर 2017 द टोटल एक्सपोजर टू स्टार कार रेंटल वाज रुपीज 30 मिलियन। एज्यूम दैट टुडे इज 31 मई 2018। एज्यूम दैट टुडे इज 31 मई 2018। On 30 September 2017, the total exposure to Star Car Rental was rupees 30 million. Installment were overdue by 1 year, and the Star Car Rental was classified as doubtful and was doubtful. The company restructured the exposure on October 2017. अक्टूबर 2017 में उसको क्या कर दिया? उसको रिस्ट्रक्चर करा। और जब रिस्ट्रक्चर करा तो उस वक्त की क्लासिफिकेशन क्या आ रही थी? उस वक्त की क्लासिफिकेशन डाउटफुल आ रही थी बच्चों। डन हो गया? अच्छा जी। The company has been repaying the installment regularly since then. Since then मतलब अक्टूबर से लेके 31 मई 2018 तक कितने महीने हो गए? अच्छा, कौन से अक्टूबर 17? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सही है। अच्छा, 8 महीने बनते हैं, ये 8 महीने बनते हैं। अगर मैं अक्टूबर का महीना काउंट ना भी करूं, क्या पता 30 अक्टूबर हो, तब भी 7 महीने बनते हैं। इट मीन्स या तो 8 महीने या 7 महीने। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 6 महीने वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया है, सही है। लेकिन एक और चीज है। द कंपनी हैज बीन रीपेइंग द इंस्टॉलमेंट रेगुलरली सिंस देन एंड हैज रीपेड रुपीज 5 मिलियन। ये जो एक्सपोजर था आपके पास कितने का, जब आपने इसको रिस्ट्रक्चर करा तो उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर 30 मिलियन का था। और इसमें से इसने 31 मई 2018 तक एज्यूम दैट टुडे इज 31 मई, 31 मई 2018 तक उसने कितना पे कर दिया है आपको? 5 मिलियन पे कर दिया है प्यारे बच्चों। क्या ऐसा ही है? अब मैंने ये देखना है कि 5 को अगर मैं डिवाइड करूं 30 से, 5 को मैं डिवाइड करूं 30 से, तो ये मेरे पास बनता है 16.667%, सही है। Under the provision of the NBFC and notified entity regulation, advise the management about the classification of the above receivable. मुझे बताएं इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। अब तो ये रीपे भी कर रहा है और 8 महीने 7 महीने से रीपे कर रहा है और 5 मिलियन का अमाउंट भी रीपे कर दिया है। इसकी जो क्लासिफिकेशन आपने डाउटफुल रखी है, अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी? प्यारे बच्चों, इसका आंसर ड्राफ्ट करने की हमेशा याद रखिएगा इसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक। ड्राफ्टिंग टेक्निक में सबसे पहले आपने लॉ लिखना पड़ेगा, सही। सबसे पहले आपने लॉ लिखना पड़ेगा। और आपके लिए लॉ क्या होगा? आपके लिए लॉ ये होगा कि आप प्रोविजनिंग के, अगर आप एनबीएफसी रेगुलेशन में आए तो एनबीएफसी रेगुलेशन में पढ़ा था The status of classification of a rescheduled or restructured non-performing finance shall be changed only, सही है। ये जो डाउटफुल से आप चेंज करना है, shall be changed only when the terms and conditions of the rescheduled or restructured finance are fully met, जो कि सवाल में लिखा हुआ है कि वो 5 वो पेमेंट कर रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट कर रहा है।
वो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स। हाँ जी, हमने तो निकाला 7-8 महीने हो चुके हैं, 7-8 महीने तो हो चुके हैं, सही है। एंड व्हेन एटलीस्ट 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 30 मिलियन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उस वक्त इसका 20% कितना बनता है, इसका 20% कितना बनता है, इसका 20% बनता है 6 मिलियन, सही है। लेकिन अब तक कितना मिला है, 5 मिलियन। क्योंकि ये दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको अब भी क्या क्लासिफाई करूंगा, मैं इसको अब भी डाउटफुल ही क्लासिफाई करूंगा। कहीं यहां तक बात समझ आती है? इसकी क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगी। हाँ, जहां 1 मिलियन और आ जाएगा, अब मैं कहूंगा कि यार अब ये मुझे रेगुलर पेमेंट भी कर रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो गए रेगुलर पेमेंट कर रहा है, और एटलीस्ट 20% मिल चुका है। अब मैं उसको क्या कहते हैं, डाउटफुल क्लासिफाई नहीं करूंगा, अब मैं उसको एक रेगुलर पार्टी क्लासिफाई करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, पार्ट बी हमारे पास क्या था? पार्ट बी बड़ा जबरदस्त था। ऑन 31 जनवरी 2016 the total exposure of rupees 70 million to Yaya Chemical Limited was rescheduled. In August 2017, on compliance with the condition of rescheduling, the company was reclassified from doubtful to regular. In November 2017, the company defaulted in repayment of installment. ये सवाल समझने की कोशिश करेंगे आपसे क्या क्या रहा है, सही है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा नोट भी कर लेते हैं। ऑन 31 जनवरी 2016 को आपका टोटल एक्सपोजर था 70 मिलियन का, ठीक है। वॉज रीशेड्यूल, 31 जनवरी 2017 को 70 मिलियन का एक्सपोजर था, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा था, आपने इसको रीशेड्यूल कर दिया प्यारे बच्चों। अच्छा, इन अगस्त 2017 ऑन कंप्लायंस विद द कंडीशंस ऑफ द रीशेड्यूलिंग, सही। अगस्त 17 में चूंकि एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है और कंप्लायंस हो गई थी। कौन सी कंडीशन कंप्लायंस हो गई थी? जो अभी हमने पार्ट ए में पढ़ी, सही है। क्या कंडीशंस थी, क्या कंडीशंस थी, किस कंडीशन से कंप्लायंस कर लिया था, किन कंडीशन से कंप्लायंस कर लिया? दो कंडीशन, एटलीस्ट 6 मंथ्स वाली और 20% वाली, इससे कंप्लाई कर लिया था। तो कंपनी ने इसको क्या क्लासिफाई कर दिया? फ्रॉम डाउटफुल टू रेगुलर, सही है। जब रीशेड्यूल हुआ था तो ये डाउटफुल था, और चूंकि हो गया तो उसके बाद इसने इसको रेगुलर क्लासिफाई कर दिया। आज इन नवंबर 2017 YCL डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। नवंबर 2017 में प्यारे बच्चों, नवंबर 2017 में ये डिफॉल्ट कर गया। जहां ये डिफॉल्ट कर गया प्यारे बच्चों, अब मैं ये नहीं कहूंगा, सुनिएगा मेरी बात को, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नवंबर की इंस्टॉलमेंट को जब इसने डिफॉल्ट करा तो 30 दिन ही तो हुए हैं, 30 दिन ही तो हुए। चूंकि 30 दिन हुए हैं, या अगर मेरा ईयर एंड क्या है, आज मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? 31 मई 2018 को, 31 मई 2018 पे खड़ा हुआ हूं प्यारे बच्चों। तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि नवंबर से लेके 31 तक हमारे पास कितने दिन बनते हैं, हमारे पास कुछ 240 दिन बनते हैं। और चूंकि 240 दिन बनते हैं, तो मैं अब इसको सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई कर दूं, मैं इसको अब सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई करूंगा? नहीं, नहीं। अगर जहां ये डिफॉल्ट कर गया, जहां नवंबर 17 को ये डिफॉल्ट कर गया प्यारे बच्चों, तो रीशेड्यूलिंग से पहले जो इसकी क्लासिफिकेशन थी वो रहेगी। आप मजीद डाउनग्रेड तो कर सकते हो, आप मजीद डाउनग्रेड तो कर सकते हो, लेकिन आप इसको उसको नीचे लेके नहीं आ सकते, आप उसको सब स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते। अगेन इसकी ड्राफ्टिंग के लिए प्यारे बच्चों, आपको एनबीएफसी रेगुलेशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसमें वेयर द बोरोवर subsequently default after the rescheduling or restructuring of the non-performing finance, the NBFC shall classify the finance in the same category। कौन सी कैटेगरी में पड़ा हुआ था? डाउटफुल कैटेगरी में पड़ा हुआ था। as it was in at the time of rescheduling or restructuring, NBFC may further downgrade। मतलब क्या पड़ा हुआ था? डाउटफुल पड़ा था, आप इसको लॉस कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एप्लीकेबल क्राइटेरिया स्टेटेड इन शेड्यूल 10, सही है। तो आप ये कह सकते हो कि उस वक्त 1 साल हो चुका था, मजीद हो गया है, मैं इसको मजीद लॉस क्लासिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि नवंबर 2017 को उसने डिफॉल्ट किया तो नवंबर 17 से लेके आज ईयर एंड पे इतने दिन बनते तो मैं इसको सबसे क्लासिफाई करूंगा? नहीं। जब आपने रीशेड्यूलिंग करी थी उस वक्त इसका क्राइटेरिया क्या था, वो तो आपने लाजमी रखना है। हाँ, मजीद आप चाहें तो उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां तक बात समझ आती है? तो ये हमारे पास एक अच्छे सवाल थे। मैं अगेन सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने पार्ट ए का आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है। पार्ट ए का आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है? पार्ट ए में आपने कंडीशंस मेंशन करनी है। कंडीशंस क्या थी? दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन मेरे पास क्या थी? एटलीस्ट 6 मंथ्स। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी प्यारे बच्चों? दूसरी कंडीशन मेरे पास थी
20%, 20% ऑफ एक्सपोजर, सही है। और बीच में वर्ड यूज हो रहा है एंड का। आपने सबसे पहले कहना है, इन जो सवाल में ऊपर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई थी कि हाँ अक्टूबर 17 से लेके 31 मई 2018 तक, आपने ये नहीं बताना 7 महीने 8 महीने गुजर गए, आपसे इतना कहते हैं हाँ एटलीस्ट 6 महीने गुजर चुके हैं, सही है, एटलीस्ट 6 महीने गुजर चुके हैं। लेकिन ये जो एंड के बाद लिखा हुआ है, आप कहेंगे 5/30 करता हूं तो 16.667% बनता है, और मेरे पास लिखा हुआ 20% है, देयरफॉर मैं इसकी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकता, ये अभी भी डाउटफुल ही क्लासीफाई होगा। जो उस वक्त ये क्लासीफाई था डाउटफुल, ये अभी भी डाउटफुल ही क्लासीफाई होगा। कहीं यहां तक बात समझ आ रही है? दूसरा जो हमारे पास आंसर था वो क्या था कि अगर अगर रीशेड्यूलिंग कर अगर रीशेड्यूलिंग आप कर रहे हैं और कंडीशन कंप्लाई कर जाती है, यस कंडीशन कंप्लाई कर जाती है। कौन सी कंडीशन? जो ऊपर दो कंडीशन लिखी, अगर कंडीशन कंप्लाई कर जाती है तो इसका मतलब है अब आप इसको रेगुलर क्लासिफाई कर सकते हैं, एनबीसी रेगुलेशन कहता है। लेकिन जहां रेगुलर क्लासिफाई किया और रीस्ट्रक्चरिंग के टर्म्स एंड कंडीशन को वो सब्सिक्वेंटली डिफॉल्ट कर गया, तो रीस्ट्रक्चरिंग के वक्त जो इसकी क्लासिफिकेशन होगी, डाउटफुल क्लासिफिकेशन होगी, आप उसको अब डाउटफुल ही वापस क्लासिफाई करेंगे। आप उसको मजीद लॉस क्लासिफाई डाउनग्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, आपने शेड्यूल 10 देखना पड़ेगा। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि रेगुलर था और अब 30 दिन हुए डिफॉल्ट किए हुए या 100 दिन हुए डिफॉल्ट किए हुए, तो अब मैं उसको सब स्टैंडर्ड करूंगा नहीं। जो रिस्ट्रक्चरिंग के वक्त उसकी क्लासिफिकेशन थी वो आपने उसको लाजमी रखनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तो एक छोटी सी क्लास थी, आपका होमवर्क था, आंसर कंपेयर कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कि आपने इसको सही ड्राफ्ट किया था कि नहीं किया था। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा अपना।